नमस्कार दोस्तों। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा स्कैम भारत के अंदर चल रहा है और आपको मालूम है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी के प्राइसेस नहीं बोलूँगा मैं, रियल एस्टेट में जो मकान बेचे जाते हैं उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसके ऊपर एक मुहिम शुरू करी। एक एनआरआई है, क्या है आप बाद में देखें, बात करेंगे डिटेल में इसके ऊपर। उन्होंने बोल दिया कि भाई भारत में जो मकान मिलता है वो क्या मिलता है, कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या साइज का दिया जाता है, आपको आपको पता ही नहीं है। बोलेंगे 2000 स्क्वायर फीट का आपको मकान दिया जा रहा है, लेकिन जब उसको अंदर से नापेंगे तो आपको 2000 कभी मिलता ही नहीं है। ये बोलते हैं जी सुपर एरिया है, फ्लोर एरिया है, दोनों में बड़ी धांधली होती है। कोई उसमें 17% काट लेता है, कोई 25% काटता है, कोई तो 35% काट लेते हैं, जबकि पूरे दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलता। मैं चाइना में रहता हूं। चाइना में अगर उन्होंने बोला है कि 100 स्क्वायर मीटर्स का घर है तो मुझे 100 स्क्वायर मीटर्स ही मिलेगा अंदर से, उसी के पैसे वो लेते हैं। लेकिन भारत में बहुत बड़ा धांधली है। सुपर एरिया, कारपेट एरिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। दे नेवर टेल यू। बेचेंगे और रेट लेंगे सुपर एरिया का और अंदर हमें कम मिलता है। ऊपर से प्राइसेस भी इतनी ज्यादा हाई होती हैं, कुछ कहने की हद नहीं है। अभी जो भारत में, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भारत के अंदर जो महंगे वाले फ्लैट्स हैं वो पहले ही महीने जैसे ही लॉन्च होता है वो बिक जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डीएलएफ है और ये, इनके मकान तो हाथों हाथ बिकते हैं और इनकी प्राइसेस कभी भी 10-5 करोड़ से कम नहीं होती हैं। अब अगर आप देखेंगे कि 5 करोड़ का जो फ्लैट मिलता है इंडिया में, जिसको मैं कबूतर खाना बोलता हूं, छोटे से साइज का घर होता है, 3-3.5 बेडरूम का फ्लैट फ्लैट है, कोठी नहीं है, उसकी प्राइसेस भी 5-6 करोड़ रुपए होती हैं। चाइना जैसी कंट्री, अमेरिका में इससे इतने पैसों में बहुत आलीशान मकान मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे कि किस तरह से ये रियल एस्टेट वाली कंपनीज ने एक स्कैम शुरू कर दिया है भारत के अंदर, और इसको और कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। उमेश जी को दोबारा से इनवाइट किया है और उमेश जी ने एक मुहिम चालू करी है हमारे साथ कि एक एक स्कैम को हम एक्सपोज कर कर ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। तो उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो रियल एस्टेट का जो ये मैं दिखा रहा हूं, आलू वाले जी ने बोला है कि भी $3 मिलियन का, यूएस डॉलर का 25-24 करोड़ का मकान खरीदा है। मकान खरीद लिया, बाहर ना सड़कें हैं ना लाइटें हैं, और सड़क कब बनेगी इसका पता भी नहीं है। मैंने खुद देखा है गुड़गांव के अंदर, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोचा था भारत के अंदर, तो वह हम लोग गुड़गांव में, दिल्ली में, एनसीआर में हम लोग गए हैं। गुड़गांव में कई ऐसे एरियाज है जहां पर आलीशान बिल्डिंग्स खड़ी हैं लेकिन नीचे सड़कें नहीं हैं। मैं वहां पर जो डीएलएफ गोल्फ कोर्स है वहां पर मुझे किसी ने इनवाइट किया, सुनील जी हैं, सुशील जी हैं, मैं उनके घर में गया तो उनके जो फैमिली है वो अमेरिका से शिफ्ट हुई है। दे टोल्ड मी वन थिंग विच वॉज वेरी स्टार्टलिंग। उन्होंने बोला मुझे कि भाई घर तो हमारा 100 करोड़ रुपए का है, लेकिन जब भी बारिश होती है यहां पर 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, यानी कि पानी के निकलने की कोई जगह ही नहीं है। और रियल एस्टेट वाले 100 करोड़ का मकान बेच रहे हैं, 100 करोड़ रुपीस, और पानी वहां पर खड़ा है जैसे कि कश्तियां आप चला सकते हैं, यानी कि आपको लेक, आपको सड़कों पे आपके घर के पास मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, जबकि जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर 5-6 करोड़ में, 10 करोड़ में बहुत बढ़िया मकान मिल सकता है, जहां पर जो इनकम है या कि उनका रेट अमेरिका में 84 रुपीज है, $1 के बदले, $1 के बदले, और चाइना में $12 का रेट है। वहां पर प्राइसेस भारत से 5 गुना कम है। ये इतना बड़ा स्कैम मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है और इसको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। सब सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट प्राइसेस है उसको डिटरमाइन करता है मार्केट फोर्सेस। गवर्नमेंट का इसमें रेगुलेशन नहीं आ सकता। इसमें अगर लोग हाई कोट कर रहे हैं और पे बायर्स हैं तो मार्केट फोर्सेस आर द अल्टीमेट गॉड। और ये जो जितने भी आप प्रीमियम फ्लैट बोल रहे हैं, जैसे ही ये लोग लॉन्च होते हैं सब मिनटों में बिक जाता है। तो आप सोच लीजिए कि कहाँ से ये मोदी जी की रेजिम कुछ कर पाएगी। मार्केट में लोग लेने वाले हैं ना। सेकेंड, आपने जो बात बोली है सबसे पहले कि सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया के बीच में, बरोबर है सर। जो बात 17 से 20% पहले था वेस्टेज, आज 40% वेस्टेज होता है।
आपको बात करेंगे कि 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट बेच रहेंगे, पर आपको हाथ में आएगा 1200 स्क्वायर फीट। उसके अंदर भी बिल्डर्स का हमेशा आप देख लीजिए वायलेशन होता रहता है। इंस्पाइट ऑफ रेरा, इतने सारे रेगुलेशन होने के बावजूद भी आज भी वायलेशन होता है। इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर में जिन्होंने भी, अगर जिनके पैसे बहुत जगह लग गए हैं, आपको भी मालूम है दिल्ली एनसीआर केसेस में कितने प्रोजेक्ट फंस चुके हैं, उधर लोगों की करोड़ों की कमाई उसमें अटक चुकी है। कोई रिड्रेसल नहीं है सर। बातचीत बहुत ज्यादा है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट आज भी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जरूर लोग ले लेते हैं, गोदरेज हो, डीएलएफ हो, इन सब में के प्रोजेक्ट जल्दी बिक रहे हैं, वो भी हाई एंड प्रोजेक्ट्स। जो पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स है जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आज भी अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत बढ़ चुकी है। जबकि जून का डेटा आया था कि 7% इंक्रीज हुई है अक्रॉस द 7 सिटीज इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि देयर प्रॉपर्टीज, प्रीमियम प्रॉपर्टीज वो बिक रही है। और नॉर्मल, इसका मतलब ये है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, जहाँ पे लोगों के पास, मिडिल क्लास, उनके पास पैसे नहीं है, प्रीमियम प्रॉपर्टीज जल्दी बिक रही है। ये चीजें अक्रॉस इंडिया के अंदर ये काम चल रहा है। तो इसके मेरा मानना है ये एक तरह से बबल है। और आपने जो बताया कि 100 करोड़ की कोठियां हैं, उसके पास उनके बारिश के वक्त पानी भर जाता है। सर, उन्होंने पहले चेक कराया था क्या कि वो प्रॉपर्टी वो जो ले रहे हैं, वो लैंड पहले वेटलैंड था या क्या था? आपने अपना घर रिवर के ऊपर तो नहीं बना दिया, आपने वो अपना घर उस जगह तो नहीं ले लिया कि उधर नहीं पहले। सर, नहीं। वहां पर कोई रिवर बेड नहीं है। वहां पर जो बाहर सीवरेज सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने लगाना होता है, वो इतना घटिया है या है ही नहीं कि हल्का सा पानी गिरता है तो पानी वहां पर खड़ा हो जाता है। पानी के निकलने की जगह ही नहीं है। सो दीज आर बेसिक फैसिलिटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू गिव। मैं कहता हूं रियल एस्टेट के ऊपर इनकी इनकी कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन जो बेसिक अमेनिटीज हैं उसके ऊपर तो कंट्रोल है। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी अक्रॉस द सिटीज, अर्बन अर्बन प्लानिंग, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक कम्युनिटीज इंडिया में नहीं है। आप दिल्ली छोड़ दीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, चेन्नई देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए, पुणे देख लीजिए। मेजर सिटीज में जब भी बारिश होती है, वहां पे वहां पे हर जगह पानी भर जाता है। नोएडा, गुड़गांव, सब जगह वही हालत है सर। अर्बन एम्यूनिटीज नहीं है आपके पास, आपके सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे सिटीज में, चेन्नई में, बेंगलोर में घर बन गए हैं रिवर बॉडीज के ऊपर, रिवर बेड्स के ऊपर। तो जब भी बारिश होती है तो आपको वेनिस जैसा मजा दे देता है। सर, तो तभी तो कह रहा, तभी मुझे लगता है गवर्नमेंट बोल रही होगी या रियल एस्टेट वाले बोलते हैं कि आपको अगर वेनिस में मकान खरीदना है बहुत महंगे मिलते हैं, यहां पर तो हमने आपको वेनिस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। सड़कों के ऊपर आप किश्ती में आप अपने घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो आलूवाले जी हैं, उन्होंने एक मुहिम तो शुरू कर दी और एक बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कंपैरिजन दिखाया कि अगर भारत में 25 करोड़ का मकान है वो कैसा दिखता है, और अगर अमेरिका में या बाकी कंट्रीज में अगर आप 25 करोड़ का मकान लेते हैं तो आपको किस तरह का मकान मिलता है। यहाँ पे छोटा सा कबूतर खाना मिलता है जिसको हम फ्लैट बोलते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ी कोठी जिसके आगे पीछे गार्डन होगा वो भी आपको मिल जाएगा, और बड़े सिटी में अच्छे महंगे एरिया में। मैं आपको आज कंपैरिजन देता हूं कि चाइना में अगर आप 10 करोड़ रुपए लगाते हैं आपको बहुत आलीशान एक विला मिलता है यहां पर, जबकि भारत में फ्लैट मिलता है 25 करोड़ में, जहां पे कोई फैसिलिटी भी नहीं है। पानी भी हो सकता है कि आपके बाथरूम में वो लीक करता हो, क्योंकि वहां पे किसी ना किसी कॉकरोच ने ही आकर पाइपिंग की होगी जिसको पाइपिंग लगानी भी आती नहीं है। लेकिन क्योंकि इनकी कम्युनिटी को फेवर किया जाता है तो यही आकर इलेक्ट्रिशियन का काम भी करेंगे, जो सड़कें, जो सारी तारें जल जाती हैं या पानी लीक कर जाता है, क्योंकि कॉकरोच ही इन्होंने टेक ओवर किया हुआ है। लेकिन सर, मुहिम जो चालू करी इसका कोई ना कोई प्रेसिडेंस तो है कि वाकई में भारत में रियल एस्टेट कंपनीज धोखा तो दे रही हैं हमारे सारे लोगों के लिए। और जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं और वो अपने आप को चीटेड महसूस करते हैं, आप प्लीज अपनी जो कम्युनिटी है जहां पर आपने लिया है रियल एस्टेट कंपनी का नाम जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता लगे कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर अब हमने काज गिरनी है और इन्हें एक्सपोज करना है। सर, आप अगर इंडिया में अगर आप फ्लैट ले रहे हो इतने वैल्यू का, मुझे समझ में नहीं आता है कि दिल्ली एनसीआर एरिया में वहां पे हमेशा नवंबर और दिसंबर में विजिबिलिटी लो होती है,
स्मॉग पैदा हो जाता है। सेकेंड, अगर आप अमेरिका में अगर फ्लैट लेते हैं या कोई अच्छी जगह पे आप लेते हैं, वहां पे एजुकेशन फ्री है, यू गेट अ बेटर, आपके पास वहां पे हवा पानी अच्छी रहती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होती है, रोड्स वाइड होते हैं, प्लेग्राउंड्स है, ओपन स्पेस एरिया है। आपके पास यहाँ पे क्या है वो बताइए आप मुझे। आप कहीं भी ले लीजिए अक्रॉस इंडिया, मेजर सिटीज में, मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, कैलकाटा, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, कहीं भी ले लीजिए, सब जगह प्रॉब्लम है। सॉरी, इंदौर नहीं है, बाकी सब सिटी में प्रॉब्लम है। तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रम्बलिंग हो रहा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत जगह पॉलिटिशियन सब जगह मिलके, बिल्डर्स के साथ मिलके वेटलैंड्स पे उनको जगह दे देते हैं और वो लोग वो फ्लैट्स बायर्स को बेच देते हैं। उसके बाद वो जब बारिश होती है, उस बारिश में होने से उधर जब पानी जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तब वहां पे एक तरह से डेल्यूज होके वहां पे एक रिवर फॉर्म जैसा हो जाता है। 4-4, 5-5 दिन तक पानी निकलता नहीं है। फिर बाद में कोर्ट में केसेस जाते हैं, कोर्ट उसको बोलता है कि दिस इज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन वेटलैंड, इसको तोड़ा जाए। इंडिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम है सर। यहाँ पे लोग सर भेड़ चाल में प्रॉपर्टी लेते हैं। यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में सब्जी उगाने जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे तो सब चीज का भाव ताव करेंगे। लड़का या लड़की देखने जाएंगे तो सारी पंचायती करेंगे। जब घर लेने जाते हैं तब ना तो वो देखते हैं कि वेदर इट इज वॉज अ वेटलैंड, ना तो उसकी बरोबर उसके ऊपर लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं। बस उस भाई साहब ने लिया है, हमारे कम्युनिटी के 4 लोगों ने लिया, वो भी हम उधर ही रहना चाहते हैं। एक तरह से सही बात है। ये बड़ी बड़ी लोकेलिटीज में लेने का एक तरह से प्रीमियमाइजेशन बोलते हैं इसको। लोगों को एक क्लास स्टेटस भी आ जाता है। और सर ये इसके लिए सर हो रहा है कि और ये इसके लिए हो रहा है कि आज अमेरिका अपना डॉलर प्रिंट कर रहा है। ये जो भी ले रहे हैं सब समृद्ध लोग ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम अपना पैसा कहीं पे सेव कर रहे हैं, पर आप ऐसी जगह पे सेव कर रहे हो जहां पे आपको पास प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्कूल एक्सेस नहीं है, ओपन स्पेस एरिया नहीं है, सिक्योरिटी तो भूल ही जाइए। तो ये सब चीज इनको समझ में नहीं आ रहा है। सर एक चीज बताइए, ऐसा क्या चक्कर है कि पिछले 1-2 सालों में जो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर है, वहां की प्रॉपर्टी की प्राइसेस 57% इंक्रीज हो चुकी हैं? पहली बात। दूसरा, जो ये आलूवाले जी हैं, जब उन्होंने मुहिम शुरू करी कि ये धांधली है, उन्होंने एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको 25 करोड़ लगाकर मकान खरीदना है, क्या आप गुड़गांव में खरीदना पसंद करेंगे या न्यूयॉर्क में? दोनों में प्राइसेस का फर्क इतना है कि दिल्ली में यानी कि गुड़गांव में अगर आप मकान खरीदते हैं तो 4 बेडरूम का फ्लैट मिलेगा आपको 25 करोड़ में, जबकि पेंट हाउस 6 बेडरूम का बड़े साइज का आपको न्यूयॉर्क में मिल जाता है उतनी प्राइस में। गोल्फ कोर्स रोड का मैंने आपको पूछ लिया पहले, वहां पर 100 करोड़ रुपए का मकान मिलता है दिल्ली में, उतने का तो उससे कम पैसे में तो मैनहट्टन में मिल जाएगा, वो अमेरिका में। साइबर सिटी में चाहिए कि टाइम स्क्वायर में चाहिए, मैग्नोलियाज में चाहिए? मैं मैग्नोलिया में ही गया था दिल्ली के अंदर, और वहां पर बुरा हाल था। अंदर जन्नत है, लेकिन सड़क से बाहर निकलते ही आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर लग गया है सड़क के ऊपर। उसके बजाय आप सेंट्रल पार्क पे खरीदना शुरू करेंगे। यानी कि रियल एस्टेट का जो स्कैम है वो इतना बड़ा है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, वाई आई एम डिस्कसिंग विद यू। मैंने पूरे वर्ल्ड में वही कई कंट्रीज के अंदर मैंने काम किया है। मैंने हर जगह देखा है कि ये धांधली हर जगह होती है, लेकिन वहां पर रेगुलेशंस आने शुरू हो गए कि अगर आप 100 स्क्वायर मीटर का बोल रहे हैं तो आपको 100 स्क्वायर मीटर देना पड़ेगा। ये सुपर जो स्ट्रक्चर है और कारपेट एरिया है, ये दोनों में आप फर्क नहीं डाल सकते। जैसे आपने बोला 40% का कटिंग होता है, इट इज नॉट अलाउड। सर ये कुछ ना कुछ तो कोई गवर्नमेंट के हाथ में है जहां पर रेगुलेशंस आप लेके आ सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने रेरा एनेक्ट कर दिया है, रियल स्टेट पूरा अनरेगुलेटेड था, अभी रेरा एनेक्ट कर दिया है 2016 में। उसके बावजूद भी सर्कल रेट्स बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने ताकि ब्लैक मनी का यूसेज कम हो जाए, और आज इजी लोन्स भी मिल जाते हैं। प्रॉब्लम में होता है कि गवर्नमेंट लॉस तो बनाती है, पर जो उसका एनफोर्समेंट होता है वो लोकल एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करता, इसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करते हैं। वहां पे जो पॉलिटिशियंस है वो इसका एनफोर्समेंट बरोबर होने नहीं देते।
ये जो अर्बन एरियाज में रोड लेइंग है और सिवरेज है, सैनिटेशन है, पार्क मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी, ये सब आता है लोकल एरिया गवर्नमेंट के अंदर। वो लोग अपना काम बरोबर नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ तक देखेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ आपको लिए गाइडेंस दे सकती है। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर आपके घर के पास अगर पानी जमा हो रहा है तो आपको अपने एरिया के म्युनिसिपल काउंसिलर को बोलना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेल द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सर ने मैं तो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कई लोग हैं, उन्होंने आलूवालिया की जो ये पोस्ट थी, यही वाली, कि भारत में धांधली हो रही है। अब मैंने कई लोगों के कमेंट्स भी पढ़े, वहाँ पे कई लोगों ने बोला कि, जैसे ट्विटर पे उन्होंने डाला अभी, उन्होंने बोला कि भी एक आदमी है, उन्होंने बोला कि वो अमेरिका गए, उन्होंने जाकर 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा वहाँ पर, जहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ पर डायरेक्ट मेट्रो का कनेक्शन उनके घर के अंदर है, डाउनटाउन में उन्होंने लिया है। प्राइस था 4 करोड़ रुपए, जबकि भारत के अंदर इतना इलॉजिकल प्राइसेस हैं, यानी कि प्राइसेस इलॉजिकल हैं। मकान आपको छोटे साइज का मिलता है, अंदर फैसिलिटी जीरो है, बाहर वेनिस बना हुआ है, और उसके बाद आप बोलते हैं कि सब कुछ चंगा पला है भारत में, भारत शाइनिंग है। सर हमें लूट कर अगर भारत शाइनिंग बनाना है तो ऐसे शाइनिंग का क्या करेंगे सर? सर ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। भारत में अगर हम्म। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए और प्रॉपर्टी के प्राइसेस देख लीजिए, उसके अंदर 50x का रेशियो है। मतलब अगर आपकी एवरेज इनकम ऑफ द सिटी इज अराउंड 1 लाख, तो उधर एवरेज प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट विल बी 50 lakhs। रेशियो 1:50 का है। वर्ल्ड ओवर ये रेशियो 1:10 है। अगर अमेरिका में अगर किसी की सैलरी या अर्निंग्स $50,000 पर ईयर है, वहां पे अपार्टमेंट का कॉस्ट होता है $500,000। वहां पे रेशियो है 1:10। तो यहाँ पे जो प्राइजेस है रियल स्टेट के इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड बहुत रीजन से भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि लोकल पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो लोग एक बड़ा एक कार्टेल बना के इसका सप्लाई कंट्रोल करके वो अपने हिसाब से बेच सकते हैं। सोचिए सर, इतनी बड़ी इन्वेंट्री होके भी दे आर एबल टू होल्ड द प्राइसेस, दे आर एबल टू एंश्योर दैट इट इज बीइंग सोल्ड एट अ हायर प्राइस। वो कैसे होल्ड करा जाता है? एक तरह से नेक्सस बना के रखा है। गवर्नमेंट जरूर ट्राई कर रही है कि वो इंसेंटिवाइज करे कि छोटे घर बनाए जाए। तो उन्होंने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम भी ऑफर की है, बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स भी दिए हैं बजट में। बट सर प्रॉब्लम है कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, और इसके लिए प्रीमियम प्रॉपर्टीज बिक रही है। प्रीमियम प्रॉपर्टीज धड़ेले से बिक रही है। आप गोदरेज की देख लीजिए, डीएलएफ की देख लीजिए, आपने जो प्रोजेक्ट का नाम बोला, सब में मतलब मिनटों में सेल्स हो रही है। सर आपको पता होगा, जैसे आपने नाम लिया पॉलिटिशियंस का, आपको याद होगा कि हमारा सबसे बड़ा अर्थशास्त्री भारत का इकोनॉमिस्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा हुआ है, और जिन्होंने अपने बैल्कनी में 40 करोड़ रुपए की गोभी उगा ली थी टैक्स फ्री इनकम जनरेट करने के लिए। आप ही के स्टेट से मुझे लगता है आते होंगे वो, चिदम्बरम। और उन्होंने अपनी प्रिंटिंग मशीन जो है, जहां पर नोट छापते थे, वो पाकिस्तान को भी बेच दी थी कि इसकी हमें जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इसकी ज्यादा जरूरत है। उनका बेटा है कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भारत के अंदर जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ओवर प्राइस्ड है और पुअरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है। यानी कि उस पार्टी का चोर बाप का बेटा हमें बता रहा है कि भारत में ओवर प्राइस्ड रियल एस्टेट मार्केट है, जिन्होंने 65 साल यहां पर राज किया, 90% से ज्यादा इनकम टैक्स लेते रहे, और रियल एस्टेट के ऊपर गालियां निकाल रहे हैं। पुअरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो तब बता रहे हैं जब पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है, स्टेट में नहीं, नेशन वाइड पे तो कर दिया, जो सेंटर के अंदर आता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर नहीं है। और ये चार चोर बाप का कमीना बेटा हमें बता रहा है कि यहां पर रियल एस्टेट मार्केट ओवर प्राइस है। किया किसने है? सर ये पुरानी प्रॉब्लम है, एंड इसके अंदर मैं कांग्रेस रजीम को ब्लेम करूंगा। इनके जो 1975 में 1980 तक इनकम टैक्स रेट ऑफ इन इंडिया वाज यूज्ड टू बी 97.5%। मतलब 100 रुपए में से आपको टैक्स भरना है 97 रुपीज 50 पैसे।
तो आपको लगता है लोग उस समय कंप्लायंस करेंगे? जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी हैपेंड ड्यू टू हाई टैक्सेस imposed by the Congress government under Indira Gandhi regime. इनफैक्ट अगर आप देखे जाएंगे तो मैं चिदम्बरम की तारीफ नहीं करूंगा, पर 1996 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने टैक्स रैशनलाइजेशन बहुत किया। उस साल के बजट को ड्रीम बजट बोला जाता है। जरूर बात है कि आगे जाके इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस जरूर लगे हैं, और कार्ति चिदम्बरम ने भी बोला है। सर सर वो अपनी इनएफिशिएंसी को कबूल रहा है वो। और चलिए, मोदी जी ने ट्राई भी किया था कि ये जो सिटीज है उनको डेवलप भी करे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू, पर वहां पे भी जो हॉस्टाइल स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना है जिसको मोदी जी ने अभी चालू किया 70 साल के लोगों के लिए, उसको बंगाल और दिल्ली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके स्टेट में, आप बहुत सारे सिटीज में मेट्रो का काम चालू हो गया है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर रही है। बट सर आप आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास भी वही विजन होना जरूरी है। और जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स आते हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। वो आपसे बताते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपने पैसा कहाँ खर्चा किया है। कंडीशनल रिलीज करते हैं कि जब पुराना हिसाब बरोबर दिया जाता है। तो प्रॉब्लम तो इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा ही है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने सर्कल रेट्स बढ़ाने से जो ब्लैक मनी का जो कंपोनेंट है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। आज रेरा आ गया है, उससे भी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि जो बायर्स है उनका हक उनको मिल जाए, उनको कानूनी सेफगार्ड मिल जाए। बट बहुत हद तक आज भी वल्नरेबल है जो बायर्स, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज को आप पकड़ नहीं पाते। जब तक प्रमोटर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आप जब्त नहीं करते, फ्रीज नहीं करते, जब तक उनके रिश्तेदारों की, इमीडिएट रिश्तेदारों की आप प्रॉपर्टीज फ्रीज नहीं करते, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तब तक ये स्कैम चलता ही रहेगा। इसके अंदर सर। पॉलिटिशियंस भी है, डेवलपर्स भी है, इसके अंदर प्लानिंग अथॉरिटीज भी है, जो लोकल गवर्नमेंट प्लानिंग अथॉरिटीज भी है, और जो रिवर वेटलैंड्स को वो लोग उसका क्लासिफिकेशन, लैंड क्लासिफिकेशन भी चेंज कर देते हैं। प्रॉब्लम तो वहां से जो आती है लोग आज सर। सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है, ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, क्योंकि आप सब पीड़ित हैं इन पॉलिटिशियंस के हाथों से, इन रियल एस्टेट वालों के हाथों से। और ये पूरा कबाल हमें लूटने के लिए हर चीज वो कर रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें एक्सपोज करने वाला कोई माई का लाल अभी पैदा हुआ नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि अभी उमेश अग्रवाल जी और सुमित जैन बैठे हैं। हम छोड़ने वाले नहीं हैं इन सभी ठगों को। आप अपने अपने जहां पे पीड़ित हैं, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं आपके एरिया के अंदर, वो बेशक कॉकरोचों से हो, वो बेशक रियल एस्टेट वालों से हो, या किसी और चीज की भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए। वी विल टेक अप दोज मैटर्स। और मुझे अगर दोबारा वीडियो बनाना पड़ा, मैं आप सबके मैटर्स को इकट्ठा करके इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से एरिया में किस किस आदमी को, आदमी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन आपके एरिया में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उसको उजागर भी करेंगे, और जहां पर पहुंचाना है वहां पर पहुंचा कर भी छोड़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। नाउ वी वांट टू सी योर रिएक्शन, और कैसे हम हेल्प कर सकते हैं ये भी हम उसके बाद उमेश जी के साथ डिस्कस करके वी विल टेक अप एट द हाईएस्ट लेवल। सर, मुझे लगता है इसको वाइंड अप यहीं पे करना चाहिए। सर एक चीज है कि जितने भी लोग हैं, मेरा उनसे एक मानना है कि अगर आप 2 टायर सिटी या गांव से हैं, वहां पे अपनी प्रॉपर्टीज को डेवलप करिए। सिटी में आपको प्रॉपर्टी लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टायर 1 सिटीज में प्रॉपर्टीज के भाव गिर रहे हैं। चेन्नई, बैंगलोर, ये सब जो है इनका सैचुरेशन लिमिट आ चुका है। नोएडा, एनसीआर सब में यहाँ पे इससे ज्यादा भाव नहीं बढ़ने वाले। और इसके लिए मेरे हिसाब से टायर 2 सिटीज में आप इन्वेस्ट करिए। जैसे अभी गिफ्ट सिटी आ रहा है, ढोलेरा सिटी आ रहा है, और बाद में ये आंध्रा में अमरावती बन रहा है। कुछ सिटीज में आपको बहुत स्कोप है। बैंगलोर में अभी जब भी बारिश होती है, वहां पे भी जो लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स, डीलक्स फ्लैट, बंगलोज है, वो सब सबमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो सब फ्लैट और हाउसेस, विलास वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन वेटलैंड्स।
उनका लैंड क्लासिफिकेशन चेंज करके। और आज की डेट में आप अपने प्रॉपर्टीज विलेज, आपकी अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टीज है 2 टायर सिटी में, गांव में, उसको डेवलप करिए। क्योंकि भारत के अंदर एक नया वर्ग आ चुका है जो एक्सप्लोर करना चाहता है। आपकी एरिया की विशेषताएं क्या है वो आप अपने अपने ब्लॉग्स में हाईलाइट करिए, जिसके कारण आपके एरिया के भाव बढ़ेंगे। What we have to do is we have to ensure that migration of from 2 tier city to 1 tier city stops, मतलब थोड़ा कम हो जाए। और सेकेंड, उस एरिया को डेवलप करें जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाए कि वहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट हो, इट इज एबल टू केटर टू द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पीपल। ऐसा ना हो जाए कि बारिश के वक्त सीवरेज ब्लॉक हो जाए और आपका घर के आगे गटर का पानी बन जाए और आप निकल भी ना सको। 4-4, 5-5 दिन तक आपके पास आपके घर पे लाइट्स ना हो बारिश के वक्त, फूड मटेरियल्स आप ना ले पाए, ऐसी सिचुएशन आपके पास ना आए। मैं चेन्नई में रहता हूँ, चेन्नई में हमेशा 5-6 साल में एक बार प्रॉब्लम आता ही है। वेरी ऐसी ऐसी लोकेलिटीज में करोड़ों रुपए के घर रहते हैं, दे आर कंप्लीटली सबमर्ज। वहां पे आप जा भी नहीं पाते हैं, आपको बोट्स लेके जाने पड़ते हैं और लिटरली वहां पे आपको वाटर पंप्स लगा के उधर से पानी को ड्रेन आउट करना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस मैं चेन्नई के अंदर बता रहा हूँ। और 2016 का 15-16 का फ्लड के बारे में सारी इंडिया जानती है वो क्या हुआ था उस समय। 12 से 14 जी, दिन। जो अभी ये पूरा ये कबाल है जिन्होंने ये सारी धांधली करी है, जब तक इसे एक्सपोज लोग बाहर निकल कर नहीं करेंगे, मैं नहीं कहता हूं कि आप सड़कों पे आइए, लेकिन आप हमारे थ्रू इनको एक्सपोज तो कर सकते हैं। लेट अस कम टुगेदर। मैं बार बार बोलता हूं आपको, जब तक आप इकट्ठे होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, मैंने प्लेटफॉर्म ये शुरू किया है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए और इसे फॉरवर्ड लेके आने के लिए। ये जो वीडियो बना रहा हूं ये भी आप ही का रिक्वेस्ट था कि रियल एस्टेट वालों को एक्सपोज किया जाए कि कैसे हमें लूटते हैं हर रोज और हम बोल भी नहीं पाते हैं। वो भी कब? फ्री में मकान नहीं ले रहे, भीख में नहीं ले रहे, पैसे देकर लेते हैं, वो भी 5-5 गुना ज्यादा प्राइसेस देकर मार्केट से। उसके बाद भी हमें ठगा जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज फॉरवर्ड आइए एंड प्लीज सेंड योर रिक्वेस्ट। अगर आप मैसेज में नहीं डालना चाहते, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, आप ईमेल कीजिए मुझे। मैं सभी की प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाऊंगा। उमेश जी को दोबारा बुलाएंगे इसके लिए। सर मुझे लगता है यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। एक चीज बताता हूँ, अगर आप 5 करोड़ का घर भी लेते हैं एंड इफ पीपल वांट टू लेट इट डाउन ऑन रेंट ऑल्सो, आपको साल भर में उसका रेंट का आपको 10 लाख से ऊपर उसका रेंट नहीं आएगा आपको। और उसके बावजूद भी आपको उस एरिया के प्रॉपर्टी टैक्स, सीएम उधर वाटर टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स ऑन रेंट, वो सब देना पड़ता है। आपकी यील्ड वेरी लो है। उस पैसे को अगर आप बैंक में रख के आप रेंटल प्रॉपर्टी में रहेंगे तो भी आप आराम से रह पाएंगे। बस एक फिनेंशियल हैक है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप 5 करोड़ की अगर अपनी एफडी बना दे तो आपको साल भर में उसका कम से कम 40 लाख रुपए आ जाएगा और महीने का 3,33,000 आ जाएगा। और आप अगर 70 से 80 हजार भी रेंट दे तो वो भी आपको पोसाएगा। बस इतना ही बताऊंगा। आप जो भी है कैलकुलेशन करिए, यील्ड देखिए, फिर बाद में काम करिए। जब लोग भेड़चाल में नहीं रहेंगे, व्हेन दे डोंट ट्राई टू एप ईच अदर कि आपने उसने भी लिया है, भला शर्मा जी ने ले लिया, वर्मा जी ने ले लिया, मैं भी लूं, वैसा नहीं करना है। आपको देखना है कि आपकी समझदारी कहाँ है। समझदारी से इन्वेस्टमेंट करिए। बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम। थैंक यू सर। जय सिया राम। वेरी गुड मैसेज। यही बोलते हैं अग्रवाल, ये जो इनकी जो पकड़ होती है नंबर्स के ऊपर, इसीलिए इनके पास आपको हमेशा माल मिलेगा और बाकियों का गाल मिलेगा जिसके ऊपर तमाचा सारे लगाते रहते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे जय हिंद। मातरम।